My name is Saim Shahzad and I am here to teach you biology class first year. Students, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 शुरू किया हुआ है एंजाइम्स का, और आज हम उसका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन। कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो एंजाइम एक्शन पे अफेक्ट करते हैं, एंजाइम की कैटालिसिस पे अफेक्ट करते हैं। इसके अंदर सबसे पहले हमें एक चीज़ ये बताई गई है कि हर एक एंजाइम जो है उसकी जो स्पेसिफिटी है, उसके रिएक्शन की स्पेसिफिटी है, उसके रिएक्शन करने की खासियत है, वो बेसिकली दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। एक तो उसकी केमिस्ट्री पे डिपेंड करती है और दूसरा उसकी कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करती है। केमिस्ट्री पे कैसे डिपेंड करती है कि कैसे वो रिएक्ट करता है एंजाइम अपने सबस्ट्रेट के साथ, जो भी उसके साथ रिएक्ट करता है, और दूसरी चीज़ उसकी कॉन्फ़िगरेशन, उसकी तरतीब कैसे है, वो किस तरतीब से अरेंज हुआ है, उसकी शेप कैसे है, इसको हम कॉन्फ़िगरेशन का नाम देते हैं। तो जो भी फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वो किस चीज़ को अफेक्ट करते हैं, अगर तो वो उसकी शेप को और उसकी केमिस्ट्री को अफेक्ट करते हैं, इससे उसका उस खास एंजाइम का रेट ऑफ कैटालाइसिस पे अफेक्ट होता है, उसके रिएक्शन रेट पे अफेक्ट होता है। तो हमने उन फैक्टर्स को पढ़ना है जो उसकी केमिस्ट्री को और उसकी कॉन्फ़िगरेशन को, उसकी शेप को अफेक्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास 4 फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं एंजाइम की कैटालिसिस या एंजाइम की एक्टिविटी को। वो कौन कौन से हैं? एंजाइम की कंसंट्रेशन, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन, टेम्परेचर एंड पीएच जो है, ये 4 फैक्टर्स हैं जो हमारे सिलेबस के अंदर दिए गए हैं। हमने इनको इंशाल्लाह डिटेल से डिस्कस करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं एंजाइम की कंसंट्रेशन की। एंजाइम की कंसंट्रेशन हम ये देखते हैं, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है एंजाइम की कंसंट्रेशन पे। एंजाइम का एक रिएक्शन में मौजूद होना, अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट हो, अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट में एंजाइम की कंसंट्रेशन का मौजूद होना रेट ऑफ रिएक्शन पे असर रखता है, उस पे असरअंदाज होता है। हमारे पास अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट हो लेकिन एंजाइम की जो क्वांटिटी है वो रेट ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करती है। रेट ऑफ रिएक्शन एंजाइम की क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। अगर हम एक रिएक्शन के अंदर एंजाइम की कंसंट्रेशन को डबल करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डबल हो जाएगा। लेकिन इसी रिएक्शन के दौरान एक ऐसी स्टेज भी आएगी कि एंजाइम को इंक्रीज करने से मजीद रिएक्शन रेट इंक्रीज नहीं होगा। जो रेट का लफ्ज इस्तेमाल होता है इस टॉपिक के अंदर, उसका मतलब होता है टाइम। हमें वैसे भी साइंस के स्टूडेंट्स को पता होता है कि रेट का जो लफ्ज है वो टाइम को शो करता है। बात में ये कर रहा था कि एंजाइम को बढ़ाने से, एंजाइम की कंसंट्रेशन को बढ़ाने से एक वक्त ऐसा भी आता है कि रिएक्शन जो है वो इंक्रीज नहीं होता। उसकी क्या वजह है कि जो पहले एंजाइम्स मौजूद थे उनको जैसे जैसे हम बढ़ाते गए, एक्टिव साइट्स बढ़ती गई, रिएक्शन के अंदर एक्टिव साइट्स बढ़ती गई। जब एक्टिव साइट्स बढ़ेंगी तो जाहिर है सबस्ट्रेट उन एंजाइम के साथ उन एक्टिव साइट्स पे अटैच होते जाएंगे। एक वक्त आएगा कि सब सबस्ट्रेट्स जो हैं वो एंजाइम्स के साथ अटैच हो चुके होंगे, बॉन्ड बना चुके होंगे। फिर जब हम मजीद एंजाइम्स की कंसंट्रेशन को अंदर बढ़ाते जाएंगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि सबस्ट्रेट्स ऑलरेडी अटैच हो चुके होंगे एंजाइम के साथ। इसलिए मजीद एंजाइम की कंसंट्रेशन को बढ़ाने से कोई फायदा नहीं होगा और रिएक्शन रेट इंक्रीज नहीं होगा एक लेवल के बाद जाके। इसलिए ये बात, इसके अंदर ये बात समझनी लाजिम है कि एंजाइम की कंसंट्रेशन जरूर इंक्रीज करती है रेट ऑफ रिएक्शन को। अगर हम एंजाइम की कंसंट्रेशन को एक रिएक्शन में डबल करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो जाता है। लेकिन ये भी एक लिमिटिंग कंसंट्रेशन को जब हम मद्देनजर रखते हैं, लिमिटिंग कंसंट्रेशन का लफ्ज हमारे इस टॉपिक में यूज किया गया कि हम उससे जब एक्सीड करके एंजाइम की अमाउंट को बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन मजीद नहीं बढ़ता, क्योंकि एंजाइम्स ने ऑलरेडी ही सबस्ट्रेट को अपने साथ अटैच कर लिया होता है। मजीद एंजाइम को ऐड करने से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज नहीं होता। ये था हमारा एंजाइम कंसंट्रेशन का टॉपिक। नेक्स्ट है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। ये दूसरा फैक्टर है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। इसके अंदर ये बताया गया है कि लो अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट जो है, लो अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ रिएक्शन के। क्योंकि जब थोड़े सबस्ट्रेट होंगे तो जाहिर है एंजाइम उन पे जल्दी से उनके साथ अटैच होंगे और रेट ऑफ रिएक्शन बहुत तेजी से इंक्रीज होगा। पहली बात इस टॉपिक में ये है कि लो अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ रिएक्शन के। दूसरी बात इसमें ये की गई है कि अगर हम एंजाइम की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखते हैं और सबस्ट्रेट को इंक्रीज करते जाते हैं तो एक लेवल ऐसा आता है कि जब मजीद रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज नहीं होता बल्कि कांस्टेंट हो जाता है। ये इसलिए होता है क्योंकि
ये एक लेवल पे बात आ चुकी होती है कि मजीद एंजाइम की एक्टिव साइट्स अपने साथ सबस्ट्रेट को अटैच नहीं कर सकती, क्योंकि हमने अब ये बात की है कि एंजाइम की कंसंट्रेशन हमने कांस्टेंट रखी हुई है, सबस्ट्रेट हम बढ़ाते जा रहे हैं। तो एक वक्त ऐसा आएगा कि एंजाइम के पास मजीद एक्टिव साइट्स मौजूद नहीं होगी। जब नहीं होगी तो रिएक्शन रेट इंक्रीज नहीं होगा, बल्कि रिएक्शन रेट एक कांस्टेंट लेवल पे आ जाएगा और कांस्टेंटली चलेगा, मजीद इंक्रीज नहीं होगा। ये बात हमने क्या की है, इसमें हमने सिर्फ दो बातें की हैं कि एक तो अगर लो रेट ऑफ सबस्ट्रेट हो, थोड़े सबस्ट्रेट हमारे पास मौजूद हो, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं रेट ऑफ रिएक्शन के, क्योंकि जल्दी से एंजाइम थोड़े सबस्ट्रेट पे रिएक्ट करता है और रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। दूसरी बात ये कि अगर हम सबस्ट्रेट की तादाद को बढ़ाते जाएं, एंजाइम को कांस्टेंट रखें, तो एक वक्त आएगा कि रेट ऑफ रिएक्शन भी कांस्टेंट हो जाएगा, मजीद आगे नहीं जाएगा। बस ये दो बातें हमने सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के टॉपिक में की हैं और ये इसकी ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन है, बिल्कुल सिंपल है स्टूडेंट्स। इसी चीज की अब हम ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन को पढ़ेंगे। ग्राफ में हमें इस बात को समझाया गया है कि एंजाइम की कंसंट्रेशन अगर कांस्टेंट है तो इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एक टाइम पे रेट ऑफ रिएक्शन को कांस्टेंट कर देती है। एक वक्त ऐसा आता है जब एंजाइम्स की एंजाइम जो है उसकी एक्टिव साइट्स वो मुकम्मल तौर पे सबस्ट्रेट्स से फिल हो जाती हैं और सबस्ट्रेट को इंक्रीज करने से रिएक्शन रेट मजीद इंक्रीज नहीं होता, बल्कि कांस्टेंट हो जाता है। ये ग्राफ आपको समझ आ रहा है? सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करने से एक वक्त पे रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट हो जाता है। ए और बी जो है ये हमारे पास कांस्टेंट एंजाइम की कंसंट्रेशन है, ये हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन है, ये हमारे पास सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है। जैसे जैसे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जा रही है और एंजाइम एक कांस्टेंट हमारे पास मौजूद है, एक वक्त आता है कि एंजाइम की एक्टिव साइट्स कंप्लीटली फिल्ड हो जाती हैं सबस्ट्रेट से। ये जो पॉइंट देखें, टोटल एक्टिव साइट्स आर ऑक्युपाइड। इस पॉइंट पे एंजाइम की टोटल एक्टिव साइट्स ऑक्युपाई हो चुकी हैं सबस्ट्रेट से और कांस्टेंट हो गया है रेट ऑफ रिएक्शन। उसके बाद सबस्ट्रेट को जितना मर्जी इंक्रीज करते जाए, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज नहीं होगा। तो ये थी हमारी दूसरी बात की ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। ये ग्राफ पेपर में बनाना बहुत जरूरी है, इस क्वेश्चन के साथ इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है और इसको समझना है अच्छे तरीके से। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं टेम्परेचर एंड पीएच। स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे टेम्परेचर की, कि टेम्परेचर एंजाइम की एक्टिविटी पे कैसे इफेक्ट होता है। इसके अंदर हमें सबसे पहले ये चीज बताई गई है कि जो एंजाइम कंट्रोल्ड रिएक्शंस होते हैं वो उनका रेट इंक्रीज करता है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जो एंजाइम कंट्रोल्ड रिएक्शंस होते हैं उनका रेट इंक्रीज करता है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, लेकिन एक सर्टेन लिमिट तक इंक्रीज करता है उनका टेम्परेचर, एक हद तक उनका टेम्परेचर इंक्रीज करता है। उसके बाद अगर उससे ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज हो तो एंजाइम स्टेबल नहीं रहता, एंजाइम डीनेचर हो जाता है। इसके अंदर हमें एक डेफिनेशन मिलती है, उसका नाम है ऑप्टिमम टेम्परेचर। इस ऑप्टिमम टेम्परेचर से मुराद है कि ऐसा टेम्परेचर जिस पे एंजाइम अपना मैक्सिमम पोटेंशियल देता है, मैक्सिमम वर्क करता है अपना, उस टेम्परेचर को क्या कहते हैं? ऑप्टिमम टेम्परेचर। इसकी एग्जांपल है कि ह्यूमन के अंदर जो एंजाइम्स मौजूद होते हैं वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैक्सिमम वर्क परफॉर्म करते हैं बॉडी के अंदर। तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड एक ऑप्टिमम टेम्परेचर है ह्यूमन एंजाइम्स के लिए। ये इसकी एक साथ एग्जांपल है। नेक्स्ट थोड़ा सा हमें इसका फिनोमिना बताया गया कि अंदर असल में बात क्या है इस सारे प्रोसेस के अंदर। इसमें असल में बात ये है कि हीट जब मिलती है एंजाइम्स को तो एंजाइम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं मॉलिक्यूल्स को। जैसे ही हीट बढ़ती जाती है एंजाइम के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एनर्जेटिक होते जाते हैं। एनर्जी के इंक्रीज होने की वजह से वो अच्छा परफॉर्म करते हैं एक लेवल तक। और अगली बात इसमें ये है कि हीट जो है वो काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करती है मॉलिक्यूल्स को। मॉलिक्यूल्स को जब काइनेटिक एनर्जी मिलती है तो वो उनका मोशन इंक्रीज होता है। उनके अंदर जो एटम्स मौजूद होते हैं उन मॉलिक्यूल्स के अंदर वो वाइब्रेट करना स्टार्ट करते हैं। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता जाता है उनकी वाइब्रेशन इंक्रीज होती जाती है मॉलिक्यूल्स के अंदर जो एटम्स मौजूद होते हैं। और वो मॉलिक्यूल्स कौन सी एनर्जी गेन करते हैं? काइनेटिक एनर्जी गेन करते हैं। वो मोशन में आ जाते हैं, काइनेटिक एनर्जी गेन करते हैं हीट की वजह से।
इस वजह से जो मोशन उनके अंदर आता है तो उनके जो अंदर एटम्स हैं उनके अंदर कोलिजन शुरू हो जाती है, चांस ऑफ कोलिजन बढ़ जाता है, उनका आपस में एटम्स का टकराव शुरू हो जाता है। लेकिन अगर ये टेम्परेचर एक हद से ज़्यादा बढ़ जाए और एटम्स की कोलिजन आपस में एक हद से ज़्यादा शुरू हो जाए तो एंजाइम क्या हो जाता है, एंजाइम डीनेचर्ड हो जाता है। एंजाइम अपनी ओरिजिनल हालत में नहीं रहता बल्कि डीनेचर्ड हो जाता है। इस सारे फिनोमिना को एक ग्राफ के जरिए से शो किया गया। ये आप देख रहे हैं एक ग्राफ है, इसमें ये रिएक्शन रेट है और ये टेम्परेचर है। हम देखते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर हम इंक्रीज कर रहे हैं रिएक्शन रेट इंक्रीज होता जा रहा है और एक लेवल पे आके 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैक्सिमम रिएक्शन रेट ये जा रहा है, मैक्सिमम रिएक्शन रेट हमारा मैक्सिमम जा रहा है 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे। लेकिन जैसे ही 37 डिग्री सेंटीग्रेड से आगे जा रहा है, ये लाइन आगे जा रही है, तो रिएक्शन रेट जो है वो डिक्रीज की तरफ आ रहा है, नीचे को जा रहा है, ये देख रहे हैं आप। और एक स्टेट है जहाँ पे एंजाइम जो है वो डीनेचर्ड हो जाता है, अपनी असल हालत को खो बैठता है। तो ये है फिनोमिना टेम्परेचर का कि कैसे टेम्परेचर इफेक्ट करता है एंजाइम की एक्टिविटी को। इसको आपने समझना भी है और याद भी करना है और इस ग्राफ की भी आपने प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं पीएच पे। तो हमें बताया गया है कि एंजाइम जो है वो नैरो रेंज ऑफ पीएच में अपनी वर्किंग करता है। मींस ये कि अगर स्लाइटली चेंजिंग इन पीएच हो जाए, स्लाइटली चेंज हो जाए पीएच वैल्यू, हर एंजाइम की अपनी अलग पीएच वैल्यू है, एक नैरो रेंज ऑफ पीएच वैल्यू है जिसके अंदर वो वर्क करता है। इससे मुराद ये है कि बिल्कुल अगर स्लाइटली चेंज इन पीएच हो जाए एक एंजाइम के लिए तो वो अपनी वर्किंग नहीं करेगा उस पीएच पे कि अगर उसमें वो स्पेसिफिसिटी ना हो जो एक एंजाइम को चाहिए। तो जैसे ही थोड़ी सी चेंज होगी पीएच, एंजाइम अपनी वर्किंग नहीं करेगा। इसलिए एक लफ्ज यूज किया गया कि एंजाइम अपनी वर्किंग जो है वो नैरो रेंज ऑफ पीएच पे करता है, बिल्कुल नैरो रेंज ऑफ, यानी कोई गुंजाइश नहीं छोड़ता। जरा सी भी चेंज इन पीएच उसकी एक्टिविटी को स्पॉइल कर सकती है, उसकी एक्टिविटी को रोक सकती है। इसके अंदर हमें एक और बात ये भी बताई गई है, दो लफ्ज इस्तेमाल किए गए हैं इसी टॉपिक के अंदर। या तो एंजाइम की एक्टिविटी रिटार्ड हो जाती है, रिटार्ड मीन कि उसकी जो एक्टिविटी है, जो वो काम कर रहा है एंजाइम, वो उसमें कमी आना शुरू हो जाती है उस एक्टिविटी में जब हम एक जरा सी स्लाइटली चेंज इन पीएच होती है, और ये बिल्कुल डिमिनिश हो जाती है, बिल्कुल रुक जाती है, डीनेचर्ड हो जाती है उसकी एक्टिविटी। इसमें इफेक्ट क्या चीजें होती हैं? इसमें इफेक्ट दो चीजें होती हैं। एक तो आयनाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड्स अफेक्ट होते हैं इन पीएच से, और दूसरा आयनाइजेशन ऑफ सबस्ट्रेट अफेक्ट होता है इसकी चेंज इन पीएच से। सबस्ट्रेट की भी आयनाइजेशन तब्दील हो जाती है रिएक्शन के दौरान अगर पीएच चेंज हो जाए, और आयनाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड जिससे मिलके एक बनता है एंजाइम, उसकी आयनाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड्स भी तब्दील हो जाती है। लास्ट में एक बात बताई गई है कि अगर एंजाइम की एक्टिविटी के दौरान एक्सट्रीम चेंज इन पीएच हो जाए, ज़्यादा पीएच को चेंज कर लिया जाए, तो जो एंजाइम के बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक हो जाते हैं और एंजाइम डीनेचर्ड हो जाता है, अपनी असल हालत को खो बैठता है, डीनेचर्ड हो जाता है। और इसी टॉपिक के अंदर एक रिटार्ड लफ्ज यूज हुआ है कि कमी आती है एंजाइम की एक्टिविटी में, और ब्लॉक का लफ्ज भी यूज हुआ है कि एंजाइम अगर उसकी पीएच में चेंज लाई जाए तो एंजाइम की एक्टिविटी ब्लॉक भी हो सकती है। तो ये सिंपल सा टॉपिक था हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन, जिसके अंदर हमने 4 चीज़ों को पढ़ा। कौन कौन सी? एंजाइम कंसंट्रेशन, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, टेम्परेचर एंड पीएच। इसकी रीडिंग कीजिएगा, इंशाल्लाह ये आपको याद हो जाएगा। और ये बहुत अहम क्वेश्चन है इस चैप्टर का, और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अहम है, लॉन्ग के हवाले से। इसको अच्छी तरह तैयार कीजिएगा। अगर इसमें कोई क्वेश्चन हुआ तो ज़रूर पूछिए। साइम शहजाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।